तो अभी आपने लास्ट आर्टिकल में देखा कि पॉलीप्रोपाइलिन के मल्टीपल यूजेस रहते हैं, वो बास्केट बनानी हो, बकेट्स बनानी हो, एनीथिंग जो घर के अंदर काम में यूज होती है, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होनी है, हर चीज के लिए पॉलीमर है ना ये अपने में। पॉलीमर सुनिए कभी टर्म, जैसे इथाइलिन का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। इथाइलिन की ही जब मल्टीपल यूनिट जोड़ी जाती है तो उससे बन के आती है वही प्रोडक्ट जो हर घर में है, पॉलीथीन। तो उसी को बोलते हैं पॉलीमर। मतलब एक मोनोमर था, सिंगल यूनिट थी, उसकी आपने मल्टीपल यूनिट्स को जोड़ा, आपके पास एक पॉलीमर रेडी हो जाता है। तो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेशन करी है इंडिया के पहले बैम्बू बेस्ड इथेनॉल प्लांट की। अब ये जो बैम्बू है ना, इसको सेकंड जनरेशन में क्यों काउंट करा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना। तो अब पहला जो क्राइटेरिया रहता है फर्स्ट जनरेशन के लिए, वो ये रॉ मटेरियल, वो तो कॉमन है, वो फर्स्ट के लिए भी सेकंड जनरेशन के लिए भी। एडिबल है या नहीं, वो चीज डिसाइड करेगी कि वो फर्स्ट जनरेशन में आएगा या नहीं आएगा। तो ये एडिबल फॉर्म नहीं होती, फूड क्रॉप नहीं है, इसी वजह से हम इसको किस में काउंट करते हैं, सेकंड जनरेशन। जैसे याद करो वीट वाला, जब मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, उसमें वीट की ब्रेन फॉर्म यूज करी गई थी। मतलब ऐसी वीट जो एडिबल नहीं बची हुई थी, अब पब्लिक में उसको नहीं दे सकते कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर कोई करेगा भी डिस्ट्रीब्यूट तो वो एडल्ट्रेशन का एग्जाम्पल काउंट होगा कि आपने मिक्सिंग कर दी, गलत घटिया क्वालिटी जो थी वीट की उसको ऐड कर दी अच्छे वाले में। तो वो जो वीट होते हैं कुछ ऐसा जैसा दिखता है आपको दाना, अगर इसको पानी में रखोगी तो इसकी बाहर की लेयर निकल जाती है, सिर्फ कर्नल सा बचता है अंदर, हो सकता है बाद में ये टूट भी जाए, तो वो ब्रेन फॉर्म होती है। फिर वो सेकंड जनरेशन में काउंट होगी जब वो एडिबल नहीं बची। सेम आपका बैम्बू है, अब ये एडिबल नहीं है, तो एडिबल नहीं है इसी वजह से कौन सी जनरेशन में काउंट करा जाएगा, सेकंड जनरेशन में। एंड देन लिग्नो सेल्यूलोजिक बायोमास। अब देखो सेल्यूलोज तो प्लांट्स के अंदर भी होता है, जो जुगाले करते हैं प्लांट्स वो क्यों करते हैं, क्योंकि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना बहुत ज्यादा टफ होता है। हम तो उबाल लेते हैं, कढ़ाई में जाता है वैसे ही उबल जाता है, वो सब निकल जाता है, तो अपने को चबाना नहीं पड़ता, जुगाले नहीं करने पड़ते। पर प्लांट्स तो रॉ मटेरियल खाते हैं तो उनको जुगाले कॉन्टिन्यूसली करने पड़ते हैं। और ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं, र्यूमिनेटिंग एनिमल्स। मिथेन गैस एमिट करते हैं ये, मिथेन गैस। तो नेचुरल रिजर्वॉयर होते हैं वो, जब जाओगे उनके मुंह के पास जब वो जुगाले करें तो देखना वहां भी एक अजीब सी स्मेल भी आती है, वो मिथेन की ही डेवलप हो रही होती है। ओके, तो इसके अंदर लिग्निन भी होता है जो कि बहुत ज्यादा टफ होता है, इसको नॉन एडिबल बना देता है। नेक्स्ट, प्रोसेसिंग यूनिट इसकी काफी ज्यादा आपको डिफरेंट चाहिए रादर देन जो फर्स्ट जनरेशन में यूज हुए थे। फर्स्ट जनरेशन में आपने शुगर केन का यूज किया था, जैसे उसको प्रोसेसिंग मिल के अंदर डाला, एक जूस आपके पास निकल के आया, फिर उसकी आपने फर्मेंटेशन करी थी, ईस्ट वगैरह ऐड करा था, और फर्मेंटेशन के बाद आपके पास एक विनेस निकल के आया था, साथ में इथेनॉल निकल गया था। इथेनॉल को आपने एज अ फ्यूल यूज करा था, जो विनेस था वेस्ट मटेरियल था उसको एज अ फर्टिलाइजर में यूज कर लिया, मतलब जो भी और चीजें उससे बन सकती थी। पर अब सेकंड जनरेशन में क्या होगा, जब बैम्बू फार्मर्स वहां पे बेचेंगे प्रोसेसिंग यूनिट के पास, तो पहले तो चिपिंग यूनिट लगी होगी, उसको तोड़ना पड़ेगा, तोड़ने के बाद उसका पाउडर बनेगा, तब जाके कहीं उसकी एक्सट्रैक्शन करी जाएगी, फिर उसकी फर्मेंटेशन होगी। मतलब आप क्या देख रहे हो, एडिशनल स्टेप्स ज्यादा लगेंगे आपको सेकंड वाली जनरेशन के अंदर। प्रोसेसिंग जो है फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में ज्यादा कॉम्प्लेक्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। चिपिंग करनी पड़ रही है, तोड़ने पड़ रहे हैं वो सारे के सारे बेम्बूस, क्वालिटी के बेसिस पे सेग्रीगेट करने पड़ रहे हैं क्योंकि सेम प्रोडक्ट नहीं आएगी, फिर जाके कहीं उनको एंजाइम के साथ ट्रीट किया जा रहा है, फिर जाके उसकी आप फर्मेंटेशन कर रहे हो, डिस्टिलेशन कर रहे हो, तब जाके आपका बायोइथेनॉल बन रहा है। और इनकी हाई सस्टेनेबिलिटी है, लो एनवायरमेंटल फुटप्रिंट है, मतलब जो कार्बन का एमिशन होगा काफी हद तक आप यहाँ पे रिड्यूस कर दोगे। और जब तो आप फोर्थ जनरेशन में पहुंचोगे, जो नए हैं वो याद रखना, फर्स्ट जनरेशन का जो इथेनॉल बनता है ये आपके रॉ और एडिबल फॉर्म से बनेगा। रॉ मटेरियल मतलब डायरेक्टली आपके खेतों से आएगा और साथ में एडिबल होगा नेचर में। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या था, जैसे वीट देखा था आपने, सॉर्गम देखा था, कसावा, कसावा याद है, हाँ कसावा था, देन शुगर बीट थी, और क्या था, शुगर केन था, शुगर केन। तो ये सारे एडिबल भी हैं, प्लस एग्रीकल्चर यानी कि आपके खेतों से डायरेक्टली वहां पे प्रोसेसिंग मिल में पहुंच रहे। पर वहीं पे आपने जब सेकंड जनरेशन देखी थी तो वहां पे ब्रेन फॉर्म यूज करी थी। ब्रेन मतलब ये जो ऊपर वाली चीजें हैं अब खाने लायक नहीं बची हैं, पटाटो भी तो आ गया था उसमें जो वेस्ट मटेरियल था, इवन जो फ्राई करा हुआ तेल था जिसमें समोसे तले थे आपने पूरा दिन, फिर अगले दिन बोला कि इसको भी बेचो आपको पैसा बनेगा और हमें इथेनॉल बन जाएगा, तो वो सारी फॉर्म, फ्राइंग फॉर्म आ गई। ब्रेन फॉर्म वीट की हो सकती है, राइस की हो सकती है, एनीथिंग जो खाने लायक नहीं बचा है, और इवन यहाँ पे बैम्बू भी आ जाएगा। तो ये याद रखिएगा बैम्बू किस में काउंट होगा, सेकेंड जनरेशन में। फिर आती है आपकी थर्ड जनरेशन। हाँ जी कनव, कौन सी थी थर्ड जनरेशन, सचिन, अमृत, पवदीप, प्रेरणा, किसी को याद है,
गुरनूर, नैन्सी, साइनो बैक्टीरिया और माइक्रो एल्गी। ठीक है, एल्गी वगैरह जो शैवाल देखते हो ना आप, बस वही होती है ये साइनो बैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया का एक और नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ये थर्ड जनरेशन में आएंगे। ये तो बिल्कुल डिफरेंट हो गए, जो आप बेसिक यूज कर रहे थे चीजें उनसे डिफरेंट हो गए। ये थर्ड वाली कैटेगरी है। कार्बन एमिशन जैसे जैसे आप फोर्थ जनरेशन तक पहुंचोगे नेग्लिजिबल ही हो जाएगा, क्योंकि जो फोर्थ वाली कैटेगरी है उसमें क्या देखा था, इंजीनियर्ड बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया नहीं है इंजीनियर, उनमें हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग कर दी है, मतलब उनको मॉडिफाई कर दिया है इथेनॉल बनाने के लिए। वो डायरेक्टली प्रोड्यूस करेंगे, रॉ मटेरियल में सिर्फ बैक्टीरिया लगा, वो कल्चरिंग प्लेट होती है आपकी लैब्स के अंदर, उसी में कल्चर करा जाता है, बैक्टीरिया का नंबर इंक्रीज करवा दिया जाता है। तो जैसे जैसे आप फोर्थ जनरेशन पे पहुंचोगे, यहाँ पे आपका जो कार्बन एमिशन है वो बिल्कुल नेगेटिव काउंट कर दिया जाता है कि यहाँ पे कोई कार्बन एमिशन नहीं मिलेगा। नेग्लिजिबल यहाँ पे भी मिलेगा, थोड़ा बहुत कार्बन एमिशन यहाँ पे भी मिलेगा, थोड़ा बहुत यहाँ पे भी होगा, पर नीचे को नेग्लिजिबिलिटी इंक्रीज करती जाएगी। डन। तो ये जनरेशन थी, इनके एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम्पल बेस्ड बन सकता है सवाल। ओके, अब इनॉग्रेशन पे आ जाते हैं। तो 14 सितंबर को ही ये प्लांट अनाउंस करा गया गोलाघाट रीजन ऑफ असम के अंदर। और कितने पैसे तक, 7,230 करोड़ रुपए ये टोटल बोला है पॉलीप्रोपाइलिन यूनिट के लिए। और साथ में जो यहाँ से जो इथेनॉल एक्सट्रैक्ट करा जाएगा साथ में एक यूनिट के अंदर, उस पर 5,000 करोड़ रुपए तक का बोला है। टोटल वैसे भी 18,000 करोड़ था, लमसम अमाउंट और प्रोजेक्ट्स पे गया। पॉलीप्रोपाइलिन यूनिट के लिए 7,230 और बैम्बू यूनिट के लिए, जो बैम्बू से बायो इथेनॉल जनरेट करा जाएगा, लगभग 5,000 करोड़ रुपए का पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया गया। ये आ गई आपकी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट में फूड क्रॉप्स जो एडिबल है, रॉ मटेरियल है। सेकंड में आपने देखा एग्री, वुड वेस्ट, बैम्बू जो एडिबल नहीं है पर आपको रॉ मटेरियल उसका अवेलेबल है। देन आएगा एल्गी थर्ड वाली जनरेशन में, एंड फोर्थ जनरेशन में देखोगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जिनको आपने जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया था। ये देख लीजिए, हाई कॉस्टिंग नीचे को इंक्रीज करती जाएगी। ये वाली प्रोडक्ट तो आपको लोकली फार्मर ही प्रोवाइड कर देंगे। बाद में आप सुनोगे थोड़े टाइम में कि एक्सप्लॉइटेशन भी हुई क्योंकि कम रेट पे परचेज कर लिया। वहां पे आप देखोगे तो कॉस्टिंग कम है। नीचे को जैसे जैसे जाओगे यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलेगा, तो इस वजह से पैसा भी ज्यादा लगेगा। और फूड कॉन्फ्लिक्ट अगर देखोगे तो ऊपर इस वाले केस में है, पर सेकंड जनरेशन में नहीं पड़ेगा क्योंकि वो एडिबल फॉर्म है ही नहीं, बाकी किसी भी केस में नहीं पड़ेगा। आगे एमिशन के इम्पैक्ट देखोगे तो लो है, इसमें और कम हो जाएगा, इसमें और कम होगा, इसमें आप कार्बन नेगेटिव देखोगे, जो कि हमारा टारगेट भी है कि 2070 तक 2070 तक हम क्या बन जाएंगे, नेट जीरो एमिशन कंट्री। पर उसका मतलब क्या होता है कि जितना प्रोड्यूस करेंगे उतना ही एब्सॉर्ब भी करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पे कार्बन नेगेटिव का मतलब है कि कार्बन एमिशन होगा ही नहीं, तो अपने को कुछ नहीं एब्सॉर्ब करवाना पड़ेगा। तो ये चीजें याद रखना। बाकी बायो इथेनॉल प्लांट के हाइलाइट्स क्या क्या हैं, तो ग्रीन बैम्बूस का यूज करा जाएगा, क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। जो ऑयल वगैरह का हमारा इंपोर्ट बहुत ज्यादा होता है, तो इथेनॉल अगर ज्यादा होगा अपने पास इंडिया के अंदर डेवलप करेगा तो E20 से E85 तक हम पहुंच सकते हैं। मतलब पेट्रोल के अंदर इथेनॉल की क्वांटिटी आपको 85% मिलेगी। अब इतनी ज्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा जो पैसा बाहर जा रहा था वो इंडिया में ही रहेगा, बच जाएगा। और बाकी इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी और एफिशिएंसी को हमने एनहांस करना है। बाकी सेल्फ रिलायंस वाला एग्जांपल दिया, हाइड्रोकार्बन्स की हम और ज्यादा एक्सप्लोरेशन करने की ट्राई कर रहे हैं। ग्रीन एनर्जी, अच्छा हाइड्रोकार्बन याद करो, एक छोटा सा हमने कैरिबियन नेशन पढ़ा था जहां पे प्राइम मिनिस्टर की विजिट भी हुई थी, और वहां पे हाइड्रोकार्बन्स का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। TND, ठीक है, ट्राइनिडैड एंड टोबैगो में आपने देखा था, वहां पे भी हाइड्रोकार्बन का पोटेंशियल था, और यही तो नेगोशिएशन करके आए थे कि हमको ना हाइड्रोकार्बन की जरूरत पड़ती है, हम आपसे परचेज कर लेंगे, तो वो नेगोशिएशन थी, तो इसी वजह से इस पे भी फोकस करा है। ग्रीन एनर्जी में देखोगे तो सोलर प्लांट हो, विंड प्लांट हो, काफी अच्छी रैंकिंग इंडिया की आ रही है। और नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन, इस पे भी वर्क करेंगे। वो जो मत्स्य 6000 मीटर आपने देखा वो इसी का पार्ट था। एंड सपोर्ट, लोकल इकोनॉमी काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। क्यों मिलेगा? बिकॉज बैम्बू तो यही लोग ग्रो करेंगे, और जो आसपास की स्टेट्स हैं वो भी यहाँ पे बैम्बू कल्टीवेशन करेंगी। और जो प्रोसेसिंग यूनिट होगी वो कोई इंटरमीडिएटरी नहीं आएगा, डायरेक्टली फार्मर प्रोसेसिंग यूनिट पे आएंगे, वहां पे बेचेंगे और प्रोसेसिंग कंटिन्यू हो जाएगी। इसके बाद प्रोडक्शन एंड इकोनॉमी, ये देख लो, असम याद रखना, यहाँ पे तो कल्टीवेशन चलेगी ही, साथ में अरुणाचल प्रदेश से भी बैम्बू की कल्टीवेशन होगी, वो भी बेचेंगे। और साथ में और दो स्टेट्स हैं विच इज मेघालय एंड नागालैंड, यहां से भी बैम्बू का प्रोडक्शन होगा। अब आते हैं एनुअल प्रोडक्शन। ये कई बार ना प्री में ऐड कर देते हैं कि टारगेट कितने रखे गए थे, कितने मेट्रिक टन्स तक का प्रोडक्शन बोला गया था,
तो जो इथेनॉल प्रोड्यूस करा जाएगा लगभग 48,900 मेट्रिक टन्स तक का इथेनॉल प्रोड्यूस करा जाएगा। देन 11,000 मेट्रिक टन्स तक का एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करा जाएगा। एसिटिक एसिड आपकी लेबोरेटरीज में मल्टीपल यूजेस, खाने पीने की चीजों में एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करा जाता है, जिसे आप विनेगर भी बोलते हो। 8% उसमें क्या डला होता है, एसिटिक एसिड ही डला होता है। 8 से 18 कर देंगे तो ज्यादा खट्टा हो जाता है, तो 8% आइडियल माना जाता है। देन बाकी वाटर होता है। फरफ्यूरल एसिड भी यूज होता है। अब ये फरफ्यूरल एसिड किस किस चीज में यूज किया जाता है, तो फाउंड्रीज याद होंगी आपको। मेटल एक्सट्रैक्ट तो कर ली, पर उसकी कोई ना कोई शेप भी तो बनाई जाती है। वहां पे जो एसिड मेनली यूज करा जाता है, फरफ्यूरल को ही यूज किया जाता है। तो 19,000 मेट्रिक टन तक ये भी प्रोड्यूस करा जाएगा। एंड 31,000 मेट्रिक टन तक का फूड ग्रेड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एज अ प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है। जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आपके हो गए, कोको कोला की बॉटल ओपन होती है, कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। एज अ प्रिजर्वेटिव भी इसको यूज किया जाता है। तो CO2 का फूड इंडस्ट्री के अंदर भी मल्टीपल यूसेजेस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो फूड ग्रेड बेस्ड होगी उसको भी बनाया जाएगा। और बोला है कि हर साल आने वाले टाइम में असम की रूरल इकोनॉमी को लगभग 200 करोड़ पर ईयर ये बूस्ट करने वाला है। वो बाकी टाइम बताएगा, आगे वाला अनाउंसमेंट कर दी गई है। ज्वाइंट वेंचर पार्टनर्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये बायो इथेनॉल प्लांट है, कौन कौन डेवलप करने जा रहे हैं, तो हमको फॉरेन कंट्रीज का भी सपोर्ट आया है फ्रॉम फिनलैंड। फिनलैंड की 2 कंपनीज हैं, फॉर्टुम और दूसरी है चैम्पॉलिस ओवाई। ये दोनों ही ज्वाइंट वेंचर में है। और इंडिया की तो वही आएगी जो असम के अंदर आपने नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड पढ़ी, तो वो इंडियन कंपनी है। बाकी सपोर्ट किसका आ रहा है, फिनलैंड का। याद है ना, फिनलैंड बाल्टिक नेशन के जो बाल्टिक सी था आपका, उसके साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहा था। फेल इनटू रशिया, एफ से क्या था वहां पे, फिनलैंड ही था। तो फिनलैंड बाल्टिक सी के साथ भी बॉर्डर करता है, ये वाला। और कैपिटल क्या आ जाएगी, हेलसिंकी, हेलसिंकी फिनलैंड की कैपिटल। ठीक है जी, तो ये याद रखिएगा, ये ज्वाइंट वेंचर था। और बाकी आपको पता है मेंस के पर्सपेक्टिव से जो पॉइंट चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होगी इंप्रूव, यहां से हो रही है। रूरल इकोनॉमी अल्टीमेटली इंप्रूव करेगी। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में हम कंट्रीब्यूशन करेंगे इंडिया के अंदर। सोचो अभी E20 चल रहा है, लाख ऑफ करोड़ उसी से हमने बचा लिए। जब E85 का टाइम पीरियड आएगा तो ज्यादा पैसा हम बचा सकते हैं। इसके बाद जो पॉलीप्रोपाइलिन हम US, UAE, सऊदी अरेबिया से इंपोर्ट्स करते हैं, वो भी रिड्यूस करेंगे। अगेन पैसा अपना बचेगा। मेक इन इंडिया, मेक इन असम इनिशिएटिव, ये और ज्यादा प्रमोट करेंगे। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। और ऊपर से एक छोटा सा कॉरिडोर है जिसके साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हमारी कनेक्टेड है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। पर जब यहाँ पे इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्लांट आप शुरू करोगे, मल्टीपल प्रोजेक्ट शुरू करोगे, तो कनेक्टिविटी इनडायरेक्टली खुद ही इंक्रीज करती हुई आपको दिखाई देगी। हाँ, फॉरेन कंट्रीज का इन्फ्लुएंस भी नेगेटिवली देखने को मिलेगा, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी फोकस करेगी इन स्टेट्स के ऊपर। देन एनवायरमेंटल और सस्टेनेबिलिटी गेन्स, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उनको भी हम अचीव करेंगे। दैट्स ऑल। ये वाला आर्टिकल इतना ही था, बट वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपने निजामाबाद वाला पढ़ा था कुछ लास्ट ईयर, टर्मरिक से एसोसिएटेड नेशनल टर्मरिक बोर्ड को लेके था, तो वो क्वेश्चन आ गया था। उसी जैसा क्वेश्चन ये भी है कि कहाँ पे पॉलीप्रोपाइलिन की यूनिट्स लगाई हैं, क्योंकि पेपर अभी आना है 6-7 महीने के बाद, तो तब तक ये पुराना हो जाएगा, बासी हो जाता है, याद नहीं रहता है। याद रखिएगा इसको।